अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, पाक भारत मैच का फैसला हो चुका है। जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान और भारत अब श्रीलंका में आमने सामने होंगे। मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर ये कहते हैं कि हमारा एक्चुअल मकसद जो था वो बांग्लादेश की इज़्ज़त बहाल कराना था, तो यकीनन वो बांग्लादेश की इज़्ज़त बहाल कराने में कामयाब हो गए क्योंकि आईसीसी ने इसकी कॉम्पनसेशन जो है वो बांग्लादेश को देने का ऐलान कर दिया। अब जो भारतीय मीडिया है, यानी जो एक्चुअली जो मोदी साहब का गोदी मीडिया है, वो इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की, जिसे कह लीजिए, तबाज़माई कर रहा है या मुख्तलिफ तरह की दशनाम तराजियाँ कर रहा है और वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करके आईसीसी ने ये फ़ैसला लिया है। सारी दुनिया जानती है कि आईसीसी के नुमाइंदे यहाँ आए और फिर जो आईसीसी ने ये जो तस्लीम किया कि वो बांग्लादेश को कॉम्पनसेट करेंगे, इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या प्रेशराइज़ करके उन्होंने कोई फ़ैसला लिया है या दरअसल आईसीसी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी वो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। ये जो मौजू है इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है, इंटरनेशनली भी और लोकल भी। मैं चाहूँगा कि उससे ज़्यादा ज़रा हट कर जो इस वक्त मुल्क की सियासत है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ख़बर जो बनाने में आज भी उनका कोई वो जिसे कहते हैं यद तूला रखते हैं। कल तक सुहेल अफरीदी साहब की एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो आज़ादी और मौत, यानी ये दो आप समझें कि ये कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, इनके साथ वो एक कंटेनर की बात आती है और फिर जो है वो आज बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। कल भी उन्होंने कहा था कि इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोई कॉल नहीं दे रहे। तो अगर कॉल नहीं दे रहे तो वो जो कंटेनर तैयार हो रहा है जिसकी फुटेजेस दिखाई जा रही हैं उसका क्या मकसद था। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के हालात हैं वो बहुत ही जो है ना बिगड़ते चले जा रहे हैं। जुनैद अकबर पार्लियामान वहाँ पर जो लीडर हैं केपीके के पीटीआई के, वो चाहते हैं कि मैं पार्लियामानी लीडर के तौर पे मैं जो है ना इस्तीफ़ा दे दूं, मैं इस पार्टी के साथ अब मज़ीद नहीं चल सकता। इन लोगों के साथ चीफ विप जो हैं वो कौन होते हैं मुझे इजाज़त देने वाले कि मैं बात करूं असम्बली में या ना करूं। तो उनके आपसी इख्तलाफात जो है वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब वो पब्लिकली या टीवी पर या लोगों से बातचीत करके भी सामने नज़र आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को अडियाला जेल भेजा और वहाँ 3 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि बानी तहरीक इंसाफ जो है उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा हैं वो इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि ये उनकी कोई लॉन्ग रिपोर्ट तैयार कराई जाए और उनकी सेहत से मुतल्लिक हमें जो है वो आगाह किया जाए। आई डोंट नो कि उन्हें बैरिस्टर सलमान सफदर पर एतबार नहीं है या उनके पास कोई ऐसी इतला है जो वो उन्होंने पब्लिक के साथ शेयर नहीं की। लेकिन बहरहाल ये जो मामलात हैं, ये मुल्क की सियासत में जब हम ये बात कहते हैं कि थोड़ा सा तलातम खेजी कम हुई है या थोड़ी सी ज़रा बेहतरी आई है, अपोजिशन लीडर्स तैनात हुए, मुकर्रर हुए, फिर उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, तो ये ख्याल था कि सियासी दर्जा हरारत जो है वो कदरे कम होगा और थोड़ी बेहतरी आएगी। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है इसके अंदर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कि मामलात वैसे ही चल रहे हैं जैसे इससे पहले चल रहे थे। इन मौजूदात पर बात करने के लिए हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं नदीम असगर कायरा साहब और सीनियर तजियाकार हैं खालिद फारूकी साहब। मैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब सबसे पहले आपके सामने ये सवाल रखूँगा कि ये जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा कहते हैं, बावजूद इसके कि मुलाकात बैरिस्टर सलमान सफदर की होती है, 3 घंटे तवील मुलाकात होती है, वो आकर कहते हैं कि बानी पीटीआई की जो सेहत है वो ठीक है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब उसको मानने को तैयार नहीं है। फिर आपकी तरफ से जो सुहेल अफरीदी साहब का एक विजिट करते हुए कंटेनर की और वीडियोस आती हैं, वो आज़ादी या मौत का कंटेनर, फिर जो बैरिस्टर गौहर साहब वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं हो रही। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है? और जुनैद अकबर साहब तो अब बात ही करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी पार्टी की जो इस वक्त केपीके की जो जिसे कह लीजिए जो पार्टी की मेन क़यादत है वो इस लायक ही नहीं है कि उनके साथ काम किया जाए। क्या हो रहा है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नौशाद साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। जी, लेकिन जो आपका पहला सवाल है सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर सलमान सफदर के हवाले से, दोनों की 2 डिफरेंट कैपेसिटीज हैं जिनके अंदर ये काम कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब वो प्योरली लॉ को डील कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के केसेस हैं। जी, तो पॉलिटिकल कमेटी को तो इजाजत नहीं दी गई मुलाकात करने की कि या बहनों को इजाजत नहीं दी गई कि आप मुलाकात कर सके, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला भी मौजूद है, हमारे पास जेल मैनुअल भी मौजूद है, हमारे पास आईन पाकिस्तान भी मौजूद है जो ये इस्तेहकाक देता है कि इमरान खान साहब के साथ इन सारे की मुलाकात हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर साहब को भेजा, वो मुलाकात करके आए और उनके जो था डोमेन उसको भी बड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया कि क्योंकि इमरान खान साहब के 14 के करीब केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा दिए एक ही दिन। तो उस हवाले से फिर आईने पाकिस्तान की ये मंशा थी अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज फेयर ट्रायल। तो उस हवाले से ये मुलाकात तो लाजमी थी, होनी थी, लेकिन हमारी रिजर्वेशन आज भी वही है कि हमारे जो जाती मुआलिज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको भेजा जाए और वो जाकर करते रहे। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जब नवाज शरीफ साहब थे अस्पताल के अंदर तो डॉक्टर अदनान हमेशा उनके पास रहते थे और उनकी मुलाकातें अक्सर होती थी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि फैमिली को और जो है सलमान अकरम राजा साहब की जो पॉलिटिकल कमेटी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले ठीक है आपकी बात, लेकिन ये मुलाकात होने देनी चाहिए। सलमान सफदर साहब जो है वकील बानी तहरीक इंसाफ के वकील है ना, किसी और के यानी नून लीग के, पीपल्स पार्टी के या किसी और साहब के वकील तो हैं। इतने रिलायबल तो वकील होते हैं कि उनकी बात पे इतना एतबार तो किया जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनको एक जिम्मेदारी दे तो वो आकर यकीनन दुरुस्त बात ही कर रहे होंगे, कोई गलत बयानी से तो काम नहीं लेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए, मैंने जिस तरह पहले दोनों कैपेसिटीज आपको बताई कि वो किसी और कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब किसी और कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, और ये मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। ये डिफरेंशिएशन जो है ये आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जेल मैनुअल के अंदर मौजूद है, और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके अंदर मौजूद है कि अगर रिश्तेदारों ने मुलाकात करनी है तो उनका एक अलहदा इस्तेहकाक है, लॉयर ने मुलाकात करनी है तो उसका एक अलहदा इस्तेहकाक है। देखिए, एक जो फैमिली मेंबर है जब तक वो अपने प्यारे से मिल नहीं लेता उस वक्त तक उसको उस बात से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि मुलाकात अगर अलीमा आपा की या बाकी बहनों में से किसी की करवा दी जाए तो कोई हरज नहीं है। और जहां तक रही आपकी दूसरी बात जो आपने सुहेल खान अफरीदी के हवाले से की, देखिए गुजारिश ये है कि आईने पाकिस्तान मुझे दोनों रास्ते देता है। आईने पाकिस्तान कहता है कि अगर थ्रू पॉलिटिकल सेटलमेंट्स या थ्रू रिकंसिलिएशन या थ्रू नेगोशिएशंस होना है तो पार्लियामान मौजूद है, पार्लियामान के अंदर डिबेट कर लें, इश्यूज को रिजॉल्व कर लें और आगे चले, पार्लियामान मौजूद है। लेकिन वही आईने पाकिस्तान मुझे राइट टू प्रोटेस्ट भी देता है कि अगर पार्लियामान के अंदर मेरी बात ना सुनी जाए, जैसा कि जब 27वीं आईनी तरमीम हुई तो ऑपोजिशन लीडर के बगैर होगी, ऑपोजिशन की डिबेट के बगैर होगी, तो जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर आईने पाकिस्तान उसका भी जो है मुझे रास्ता देता है कि मैं अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करूं, सड़कों पे आकर अपनी आवाज जो अवाम पाकिस्तान की है, अगर आइन के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है। बैरिस्टर गौहर साहब जो है, बैरिस्टर गौहर साहब क्लियरली ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसा प्रोटेस्ट या इस तरह का कोई हम किसी किस्म का कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई या इस तरह का कोई प्लान नहीं है। ये पार्टी के अंदर एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, या हर जो जैसे कह लीजिए कि हर जो पार्टी लीडर है वो अपने अपने अंदाज से जो है वो पार्टी को चलाना चाह रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तक हकीकतन कोई इस तरह का प्लान है भी नहीं और ना ही कोई डेट इस तरह की है और ना ही किसी की तैयारी का कोई है, क्योंकि डेट और प्लान जो भी देना है दैट हैज टू बी गिवन बाय इमरान खान साहब हिमसेल्फ। लास्ट टाइम भी कॉल उनकी थी, हमेशा से कॉल्स उनकी होती है, और अगर ये अनकरीब मुलाकात नहीं होती तो उसके बाद फिर पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है ये बैठ के फैसला करेगी कि आगे हमने किस तरह चलना है, क्योंकि अब हम अकेले नहीं है इस फील्ड के अंदर, हमारे साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है और बहुत सारी अपोजिशन की जमातें हैं जो हमारे साथ इस जो तहरीक है, जो आइन और कानून की बहाली की, जो आईन पाकिस्तान 1973 की असल शक्ल में ले जाने की है, उसके अंदर वो सब मौजूद है। तो उसके अंदर एक मुश्तरका लाएअमल तैयार होगा और अगर सड़कों पे आना पड़ा तो इंशाल्लाह वो भी आइन और कानून के मुताबिक ही आएंगे और अपना जो है वो राइटली प्रोटेस्ट रजिस्टर। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा नदीम असगर कायरा साहब, ये कल फैसल वाडा साहब जो है इन्होंने मुलाकात की है सदर जरदारी साहब ने, और उनके नज़दीक जो ये सारे मुल्क के मसाइल हैं इसकी जड़ वो सियासी फ़ैसले हैं जो ये किए जाते रहे हैं अब तक तमाम सियासी क़यादत की तरफ से। एक तो ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा, और दूसरा ये 28वीं तरमीम की बात उन्होंने कही है कि ये बस आने वाली है, ये सदर साहब के साथ मिलकर क्या प्लानिंग हो रही है?
पहली बात यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। वाडा साहब जो हैं वो खुद ही बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि 28वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक आप लोग भी सुन रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है। जब वो सामने आएगी फिर उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। सदर साहब ने पीपल्स पार्टी को कोई इस तरह की कोई इंटीमेशन नहीं दी या पीपल्स पार्टी के इल्म में कुछ नहीं है? सदर साहब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग भी मिलते रहते हैं और उनकी पार्टी के लोग भी उन्हें मिलते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इस सिलसिले में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, दूसरा ये बताइए कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्योंकि जो बैरिस्टर शाहिद साहब हैं उनका पॉइंट तो ये है कि जब मामलात पार्लियामान में तय ना हो रहे हों तो फिर आइन इख्तियार देता है कि वो प्रोटेस्ट भी किया जाए, तो ये क्या ये जो प्रोटेस्ट जो मुमकिन हो सकता है, क्या इससे कोई फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल होगा या ये जो गुज़िश्ता प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल उसी तरह का रहेगा? जनाब, बात यह है नौशाद साहब कि तहरीक इंसाफ की आप हिस्ट्री देखें, अभी कह रहे हैं कि जब अब अगर पार्लियामान में ये फैसले नहीं होंगे तो सड़कों पर होंगे। तो जब ये पार्लियामान ही छोड़ जाते हैं, इनसे पूछा जाए कि क्यों छोड़ कर जाते हैं। सभी लोग, सारे सियासी लोग सब समझते हैं कि पार्लियामान के अंदर ही फैसले होने हैं, डिबेट होनी है तो पार्लियामान के अंदर ही होनी है। प्रोटेस्ट आप सड़कों के ऊपर भी कर सकते हैं और हाउस में बैठकर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इससे कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये रही है, बड़ी अच्छी जमात थी, बड़ी अच्छा इनके कारकुन थे, सब थे, लेकिन सियासी विजन नहीं था, सियासी सोच नहीं थी, कि जिसकी वजह से इन्होंने देखे कि असेंबलियां तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, फिर ये रिजाइन देकर चले गए, फिर इन्होंने दोबारा इलेक्शन हुए, आज कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। भाई हाँ, मैंडेट चोरी पर बहुत सारे सवालिया निशान है, इससे कोई इनकार ही नहीं है, लेकिन ये कितना कोर्टों में गए हैं, कितने हलकों में ये कोर्ट में गए हैं जिनमें इन्होंने जाकर कहा कि ये हमारा मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। सिर्फ पंजाब के सेंट्रल पंजाब में चंद एक लोग गए हैं जिन्होंने जाकर अपनी रिट्स जो है वो दायर की हैं। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने अगर कोई भी बात करनी है, इन्हें पार्लियामान में बैठना चाहिए। जैसे इनकी बदकिस्मती ये है तहरीक इंसाफ की कि लीडरशिप इनकी अपनी है ही नहीं। जो ज़ई साहब के ऊपर जो ये कहा करते थे, ज़ई साहब है इनके गलबन, उनके ऊपर जो तनकीद इमरान खान साहब खुद दुपट्टा ओढ़कर करते थे, आज उनको पार्लियामेंट लीडर बना दिया है, अपोजिशन लीडर बना दिया है। भाई इनका अपना अपोजिशन लीडर नहीं हो सकता? क्या डोगर साहब, आमिर डोगर साहब इनके अपोजिशन लीडर नहीं हो सकते? क्या इनकी और जमात के अंदर जो इनके चेयरमैन बैठे हुए हैं वो अपोजिशन लीडर नहीं हो सकते? लेकिन बदकिस्मती ये जमात कंफ्यूजन का शिकार है, और जो वकला हजरात हैं वो अपनी प्रैक्टिस चमका रहे हैं, वो अपनी लीडरशिप के साथ कोई मुखलस नहीं है। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जितनी देर जेल में रहेंगे हमारी रोजी रोटी जो है वो बेहतर तरीके से चलती रहेगी। ये इस जमात की बदकिस्मत। ठीक, आपका पॉइंट आ गया फारूकी साहब। ये अब जो है ना चीज़ें वो बहुत, वो कभी थोड़ी सी उम्मीद की किरण पैदा होती है जब सुहेल अफरीदी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलते हैं, फिर जो मुजम्मिल असलम साहब हैं उनके मामले खुसूसी वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करते हैं, लगता है कि NFC के मामला, दूसरे दीगर मामला, सूबे के माशी मामला कुछ बेहतरी उसके अंदर आएगी। लेकिन 2 दिन 3 दिन गुजरते हैं तो वो एक आज़ादी या मौत का एक कंटेनर सामने आ जाता है, जिसको बाद में डिसोन भी कर दिया जाता है। अब प्रोटेस्ट कर करके 26 नवंबर भी कर लिया, 9 में भी हो गया, दीगर प्रोटेस्ट भी होते रहे, कोशिश भी की, 8 फरवरी भी 8 फरवरी का भी मामला आपके सामने ही रहा। जो भी था, मैं इस बहस में नहीं जाता कि वो कितना कामयाब कितना नाकाम था, उसका कोई इम्पैक्ट अगर था तो वो उसका कोई नतीजा बहरहाल फिर भी नहीं है, कहीं पर कोई नज़र नहीं आ रहा। अभी जो नदीम असगर साहब ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर पूरे पाकिस्तान के हल्कों में कितने जगहों पे कंप्लेन फाइल हुई है। मेरे एक दोस्त थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, शायद उनका दावा था 56, 57, 17 कह रहे थे शायद, जो हमारे सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं पंजाब की हद तक। तो वो रिप्रेजेंट नहीं करता उस लेवल को जिस लेवल की धांधली की बात की जाती है। अब मामला ये है कि असम्बलियों में मामला तय होते नजर नहीं आ रहे, कुछ चीज़ हमें नजर नहीं आ, बावजूद इसके कि महमूद खान अच्छा कहते हैं मैंडेट उनको दे दिया है, लेकिन अगर पीछे से आप कंटेनर तैयार करेंगे तो ये प्रेशर, सिर्फ प्रेशर डालने की कोई टेक्निक थी या क्या इससे निकालने का फ़ायदा? नहीं, देखिए, जब असेंबलियों में जो इलेक्शन हुए थे उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया तो उसमें तो जाहिर है कि एक टाइम पे लोग मुतासर होते हैं, कहते हैं जी ठीक है, एक पार्टी जो इलेक्शन हारी है तो उसके साथ धांधली भी हुई होगी, पाकिस्तान में होता ही ऐसा इलेक्शन है।
जी। और जो भी इलेक्शन हमने देखे 2018 में भी ऐसे ही इलेक्शन हुए थे, 2013 में भी शिकायत थी, बाद में जो इलेक्शन अभी जो हुए तो उसके बारे में भी शिकायत थी, लेकिन वो असल में प्रोटेस्ट पीटीआई ने खुद ही एक तरह से डिफ्यूज कर दिया जब वो जाके पार्लियामेंट में बैठ गए, असेंबलियों में उन्होंने ज्वाइन कर ली, केपीके में उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। तो इसका मतलब है उन्होंने उस पार्लियामेंट को, उन असेंबलियों को, सूबों में, सेनेट में, हर जगह पे उसको तस्लीम कर लिया। फारूक साहब ये सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि जब आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते थे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, क्या रीज़न आपको समझ में आती है क्यों हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि हुकूमत तो हर कोई बनाना चाहता है। नहीं देखिए, हुकूमत सारे बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर सिर्फ उस पर पीटीआई का एक मामला है ना, सियासत में कोई चीज़ इंतहा पे नहीं जानी चाहिए। सियासत में सारे दरमियानी रास्ते रखे जाते हैं और सियासत में किसी को दुश्मन नहीं बनाया जाता, और सियासत में जो मुखालफत है उसमें असूली इख्तलाफात का खुला इजारा भी दोनों जो बोल रहे थे, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दोनों हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, और दोनों की बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी, बड़ी बैलेंस गुफ्तगू थी। अच्छा, इसमें किसी भी जगह पे किसी ने कोई ना किसी पे यही अगर रवैया जो कौमी सतह की क़यादत है तो वो इख्तियार कर ले तो मेरा ख्याल है कि कई मसाइल पैदा ही ना हो। तो हुकूमत बनाने का जहां पीटीआई को चांस मिला, जिस तरह मिल सकता था, वहां उन्होंने बनाया ही नहीं। वहां उन्होंने, उनके लिए मुमकिन नहीं था, वरना उनकी अपनी सियासत शायद खत्म हो जाती। वो खुद ही कह चुके थे कि वो किसी के चोर, किसी के डाकू, सारे इल्जामात लगाए। सो ये चीजें थी। अब मेरे ख्याल के मुताबिक दो तरह के इश्यूज हैं पीटीआई के अंदर। एक तो ये है कि जो कम्युनिकेशन नहीं है शायद कुछ लोगों के दरमियान, और फिर ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे। बुनियादी चीज ये है। और ट्रस्ट में ये है कि जो माजी में हमने देखा उसमें बड़े इसको समझना चाहिए, इसको मेरी इस बात को तनकीद ना समझा जाए। मैं ये समझता हूं कि इस चीज को पीटीआई की लीडरशिप को समझना चाहिए कि उनके आम वोटर तक या एक आम पाकिस्तानी शहरी तक जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि हमारे कुछ लीडर बिकाऊ माल हैं, वो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाते हैं। एक तो तासुर ये है उनके बारे में, जब ये बात एक जगह पे की जाती है तो दूसरी जगह पे उतनी ही शिद्दत के साथ ये इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। आपको याद है कि वज़ीर आला केपी जो पहले वाले थे हमारे अली अमीन गंडापुर, तो उन पे भी एक वक्त ऐसा आया जब उन पे किसी को ट्रस्ट नहीं रहा। अब अफरीदी साहब के बारे में हम यहाँ बैठे पहले भी बात कर रहे थे, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि जब वो मिल के आए तो उन्होंने बड़ी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात के बाद बड़ी मुस्बत सी गुफ्तगू की। उसका नतीजा ये निकला कि ये हमें चीज़ें नजर, अब ये जो आज़ादी या मौत वाला कंटेनर, उनको शायद ये ज़रूरत महसूस हुई है कि मैं इस तरह का कोई स्लोगन दूं ताकि मेरी रिप्यूट और मेरी अपनी जो पोजीशन है। हाँ, क्योंकि वो तैमूर तालपुर साहब ने कहा था कि इन्होंने मुलाकात कर पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर उस दिन प्रोग्राम में उन्होंने कहा ये अगर सीएम रहेंगे तो फिर की बात ना, ये तो मिला है, ये तो फारिग हो जाएंगे जैसे ये अच्छा, ये वो तासुर जाहिर करने के लिए। और दूसरी एक और बात फिर एक और भी आती है पॉलिटिकल, वो है मिक्स किस्म की मैसेजिंग एस्टेब्लिशमेंट को, कि यहाँ से आप एक बड़ी सख्त बयानबाजी कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाएंगे, हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, और दूसरी तरफ बात की जाती है सुलह सफाई की। ये आज की जो मुलाकात हुई है सलमान सफदर साहब की, ये महज वकील नहीं है पीटीआई के, ये ज़हन में रखें आप। वो पीटीआई के लीडर भी हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं। पॉलिटिकल लीडर हैं तो वकील के तौर पे उसमें बहुत से वकला पॉलिटिकल लीडर बने। अब सलमान अकरम राजा अगर कल को वकील के तौर पर पेश हों तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो वकील है, वो सियासी लीडर भी, पार्टी के लीडर भी हैं। उनकी जो मुलाकात है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। आपको याद है कि जो बानी पीटीआई की जो बेगम है, उन्होंने जो बयान, उनसे जो मुलाकात हुई थी उनके कुछ अजीजों अकारिब की, उन्होंने कहा था कि उनकी सेहत बेहतर है, तो इस पर भी फिर उस पर ट्रस्ट नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर से उन्होंने सारी बात की थी। सो बैरिस्टर गौहर हों, सलमान सफदर हों, कुछ पीटीआई के अंदर वो लोग ज़रूर मौजूद हैं जो चीज़ों को चाहते हैं कि जो एक गलत फहमियाँ हैं उनका इजाला हो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, पब्लिक लेवल पे भी नफरतें ना बढ़ें। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। ये गुंजाइश रखी जा रही है कि हम जिस वक्त जी चाहे हम जितना भी मामला बना हुआ है उस सारे को तोड़ दें। आपको याद होना चाहिए कि जो पीटीआई के लोग थे जब इलेक्शन के होने थे उस वक्त भी, यानी इस इलेक्शन से पहले भी डायलॉग अपोजिशन जमातों के साथ, जो बाकी पार्टियां थी उनके साथ पीटीआई के बड़े कामयाब डायलॉग हो रहे थे। लेकिन एक रात, यानी एक मुज़ाकरात को शाम को जब इमरान साहब ने, खान साहब ने उनको दिया और सारे के सारा सिलसिला ही उन्होंने तोड़ दिया। सो ये एक गुंजाइश रखी जा रही है। लेकिन मामला जो है ये सबको समझ लेना चाहिए कि पीटीआई हक बजाने भी होगी, बहुत सी चीज़ों में दुरुस्त भी होगी, लेकिन मामलात को हल करने का एक सियासी रास्ता जो है उसी को तलाश किया जाए।
अचकजई साहब को, जिनको आज आपने अपोजिशन लीडर बनाया, इनके बारे में जिस तरह इमरान खान बात करते रहे हैं, जो जो अलकाबात उनको देते रहे हैं, फजलुर रहमान जिनके सहारे अब उंगली फिर पकड़ना चाहते हैं उनके साथ जो कुछ होता रहा है, ये सारा क्या पाकिस्तान की सियासत का ये मिजाज था पहले, जो बन गया अब और जो बना दिया गया? सो इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक पीटीए की लीडरशिप को अब भी गौर करना चाहिए और मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, ये बैरिस्टर शाहिद साहब, ये जो दो बातें सामने आई हैं, एक तो पहली बात ये है कि क्या ऐसी वजह है कि आमिर डोगर साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर नहीं हो सकते थे, या आपके पास अपोजिशन लीडर्स की कमी थी? और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो आप जैसे कह लीजिए ये एक रास्ता रखना चाहते हैं कि किसी भी वक्त चीज़ें आप जो है वो ख़राब कर सकें या प्रोटेस्ट कर सकें, या दूसरा जो भी मामला है, क्या फ़र्ज़ कीजिए अगर ये नहीं भी होगा रास्ता, तो क्या हो जाएगा, क्या उससे फ़र्क पड़ जाएगा और कितना मुश्किल आ जाएगी? इससे ज़्यादा मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद क्या आएगी? अल्टीमेटली इसके बाद तो फिर आगे रास्ते जो है वो बातचीत के ही चलते हैं, और अगर मामलात सियासी सतह पर तय होंगे वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप चाहें कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से आप बात करें। एस्टैब्लिशमेंट तो जिस तरह लाती है हमने देखा, फिर जिस तरह उसी तरह फिर वो जवाब भी दे देती है जब उनका दिल चाहता है, दिल भर जाता है। तो उधर मामलात बेहतर करने के बजाय अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज से मामलात को आगे बढ़ाएं तो वो बेहतर नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि जब तक वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे उनको मसाइल रहे, लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन हैंड किए तो फिर जो है उनके अंदर बेहतरी आई और वो आज फिर उसी पोजीशन में है कि आज फिर हुकूमत बनाकर बैठे हैं। देखिए नौशाद साहब, गुजारिश ये है, जो पाकिस्तान की तारीख है वो तो ये बताती है कि जिस तरह आगे मेरे भाई ने बात की कि ये सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से पहले जो थी, जो दोनों पार्टीज के दरमियान थी, आपने बड़े ही गलत किस्म के कलमात सुने होंगे एक दूसरे के ऊपर। बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की तस्वीर फेंकी गई, जरदारी साहब का जो है वो पेट जो है उसको काटा गया, करप्शन के पैसे निकाले गए। बैरिस्टर साहब, उससे उन्होंने सीख भी लिया, उन्होंने मैं गुजारिश करता हूँ ना जी, मैं गुजारिश करता हूँ, सीखा जी। सीखा कब? जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो जेरे अताब थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या कहा गया था, लिखा गया था, अभी भी वो इन राइटिंग मौजूद है, कि हम कभी भी एक दूसरे के खिलाफ आलाकार नहीं बनेंगे एस्टेब्लिशमेंट की। फिर आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के कौन गया था सुप्रीम कोर्ट। फिर आपने देखा उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर मौजूद था एक शेख के हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाएंगे। क्या 2008 के इलेक्शंस के बाद वो बनी? क्या 2013 में नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनी? तो ये नहीं हुआ था। इन लोगों ने सिर्फ उस वक्त इक़्तिदार के हवाले से, और इसमें भी कोई शक नहीं कि जब पार्टीज जो है पाकिस्तान की तारीख बताती है कि जब पार्टीज के ऊपर कड़ा वक्त होता है तो छोटे मोटे इख्तलाफात पार्टीज के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि पार्टीज को कॉर्नर किया जाता है। आपको याद होगा 16 सीटें लेकर बेनजीर भुट्टो साहिबा भी पार्लियामान के अंदर मौजूद थी, नवाज शरीफ साहब भी इतनी सीटें लेकर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है पाकिस्तान की तारीख से जो सबक मिला या जो पाकिस्तान की तारीख से हटके एक चीज सामने आई कि एक ऐसी जमात जिससे उसका इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, उसके प्रपोजर सेकेंडर को उठा दिया गया, उसके लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, नामसाद हालात क्रिएट किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी 2,70,00,000 वोटर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। इसको पार्लियामान के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया और इसके साथ एक मैंडेट दिया। अगर वो फॉर्म 47 की फॉर्म 47 उस रात ना चलता, आपके सामने कई हल्के इस तरह के हैं। नवाज शरीफ साहब के हल्के के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर यासिन राशिद रियाना डार का हल्का है, आपके कौन चौधरी का, सलमान विक्रम राजा का हल्का है, इनको हल्का बोला जाता है। और जिस तरह पहले मेरे भाई बात कर रहे थे, सर पंजाब के हवाले से 77 सीट्स के ऊपर हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की और उन्हें पिटीशंस को ले गए, कह दिया गया किसी की स्टैंप नहीं। मैं बैरिस्टर साहब वापस आता हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेकर जब वापस आएंगे तो बैरिस्टर शाहिद मसूद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो दो जमातों के दरमियान हुआ और फिर एक तीसरी कुव्वत पैदा की गई। किसने पैदा की ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन उससे क्या हुआ, पाकिस्तान के क्या हालात किस नहज को पहुंच गए, इस पर डिबेट करते हैं इसके बाद।